So welcome back everyone. This is going to be supposed to be the last lecture of our chapter investment decision. टोटल मिला के हमारे पास जो क्वेश्चंस बाकी है वो है क्वेश्चन नंबर 51 से 57 तक, और इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने करने हैं। एक आध क्वेश्चन डिलीट होएगा और बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन करेंगे हम, 51, 52 और 56। Gamma Limited is considering building an assembly plant and the company has two options. एक प्लांट सेटअप करना है। असेंबली प्लांट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम चीज़ों को लाके जोड़ते हैं, बनाते नहीं हैं सर, जोड़ते हैं। जैसे अगर आईफोन बन रहा है तो आईफोन के सारे पार्ट्स कहीं और बनेंगे, लेकिन उनको ले जाया जाएगा एक जगह पे जिसको बोलते हैं असेंबली एरिया। अब उस असेंबली एरिया या असेंबली प्लांट में उनको बस जोड़ा जाता है, ठीक है, बनाया नहीं जाता। तो Gamma Limited is considering building an assembly plant and the company has two options out of which it wishes to choose the best plant. The projected output is 10,000 units per month. हर महीने कितने 10,000 यूनिट निकलेंगे। The following data is available. प्लांट ए अगर हम लगाएंगे तो 60 लाख रुपए की इनिशियल कॉस्ट है। प्लांट बी की 44 लैक्स। सो प्लांट ए आपको अगर ध्यान दोगे तो महंगा पड़ रहा है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर एनम फर्स्ट शिफ्ट का 30 लाख रुपए लगेगा प्लांट ए में, लेकिन प्लांट बी में फर्स्ट शिफ्ट का 15 लाख रुपए लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट बी जो है उसमें भले ही आपको इनिशियल कॉस्ट कम दिख रही है, तकरीबन 16 लाख से, और डायरेक्ट लेबर की फर्स्ट शिफ्ट की कॉस्ट भी आपको 15 लाख से कम दिख रही है, लेकिन उसमें सेकंड शिफ्ट की ज़रूरत पड़ रही है। सो 10,000 यूनिट ऊपर में जो आपको लिखा हुआ है पर मंथ, तो अगर आप उस चीज को नोटिस करोगे, अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे तो 10,000 यूनिट एक ही शिफ्ट में बन जाते हैं प्लांट ए में, लेकिन उसी को बनाने के लिए दो शिफ्ट लगती है प्लांट बी में। ओवरहेड हर साल का दिया हुआ है आपको यहाँ पे। सो सारी कॉस्टिंग पर एनम है, इनिशियल कॉस्ट वन टाइम है। बोथ द प्लांट्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years आफ्टर विच देयर विल बी नो सैल्वेज वैल्यू। सो टर्मिनल कैश फ्लो हमारे किस्से में है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, 10% से टोटल जो एन्युटी फैक्टर इन्होंने दिया है वो है 6.1446। इग्नोर करो द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन का इफेक्ट इग्नोर करना है, इसका मतलब इस पे लगने वाले डेप्रिशिएशन को भी इग्नोर करना है, क्योंकि डेप्रिशिएशन पे सिर्फ टैक्स सेविंग होती है और टैक्स इग्नोर करने बोल दिया क्वेश्चन ने। व्हाट वुड बी द डिजायरेबल चॉइस? व्हाट अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड बिफोर द फाइनल डिसीजन इज टेकन? ठीक है, ध्यान दो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा जो हिस्सा है इसमें वो ये है कि हमको कौन से प्लांट से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। अब ध्यान देना, मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सर। टर्मिनल कैश फ्लो है नहीं, इनिशियल और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में सिर्फ दो दो फिगर्स है। दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 51। प्लांट ए, ईयर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। 0 पॉइंट पे आप 60 लाख लगाओगे, फैक्टर 1 ही होता है 0 पॉइंट का। उसके बाद 1 से 10 साल तक अगर आप ध्यान दोगे तो 30 लैक्स और 5 लैक्स पर एनम लगना है, यानी कि 35 लैक्स की कॉस्ट आएगी। और इस पे आपको एन्युटी फैक्टर इज 6.1446। चलो सारा ही आउटफ्लो है यहाँ पे, इनफ्लो की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्लांट ए का 10 साल का, 275,06,100। ईयर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू।
0 110, 1 से 10 ले लिया, ये है सिर्फ 44 लैक्स। लेकिन आप अगर एनुअल कॉस्ट देखो यहाँ पे तो 15 लाख, 19 लाख और 4,20,000 आपको लग रहा है। सो दैट्स 38,20,000 हर साल 10 साल तक। वन 6.1446। That's 234.72, 372। टोटल आता है 278.72, 372। सो अब ध्यान दो, आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि प्लांट ए की एनपीवी प्लांट बी के एनपीवी से कम है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे सर? प्लांट ए। सिंपल, और क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लांट ए शुड बी चोजन बिकॉज ऑफ लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, लो कॉस्ट होने की वजह से। तो ये है हमारा ऑप्शन, खत्म। प्लांट ए शुड बी चोजन बिकॉज ऑफ द लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल कॉस्ट। अब इसमें आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे कि सर इतना सारा डेटा दिया हुआ है, पहली बात तो 10,000 यूनिट जो है उसका हमने क्या किया? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। दोनों प्लांट सेम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, सेम प्राइस पे बिकेंगे, तो डिसीजन लेने के लिए ये जो कॉमन फैक्टर है ये कोई काम का नहीं है। जो जो फैक्टर्स काम के थे वो हमने ले लिए। डेप्रिशिएशन काम का नहीं है इसमें, क्योंकि टैक्स अवॉइड करना है। सो टैक्स हट गया, डेप्रिशिएशन हट गया, आपका 10,000 यूनिट्स का सेल्स हट गया, तो जो काम का था सिर्फ कॉस्टिंग थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 51 अपने आंसर्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सो गैमा लिमिटेड ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा है, देखो Plant A should be implemented. The net saving for the company in choosing Plant A is 1966। इन्होंने ना कैलकुलेशन बहुत लंबे किए हैं। अभी इनका आंसर जो आ रहा है वो यहाँ पे देखो, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इनका आंसर जो आ रहा है 366, 272 का ये फाइनल आंसर आ रहा है। उसके लिए उन्होंने कितना कैलकुलेशन किया ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और हम हमारे सिंपल से कैलकुलेशन में इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो 278 वाली जो फिगर है उसमें से मैं पहली वाली फिगर माइनस कर देता हूँ, कितना आ रहा है? 366, 272। यहाँ पे भी वही था, 366, 272। सो कैलकुलेशन सिंपल रखते प्रैक्टिस मैनुअल वाले भी, तो आपको समझने के लिए इजी जाता। अभी जिस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाया गया है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो एक्चुअली ना बी पार्ट का आंसर इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, मतलब आप इसको इग्नोर करके चलो। व्हाट अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड बिफोर द फाइनल डिसीजन इज टेकन ना, इंस्टीट्यूट का मटेरियल में आंसर है इसके। इम्पॉर्टेंट अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? अदर एलिमेंट्स आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, सेल्स। आप इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में ये बोल सकते हो कि किस प्लांट से किस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी चीज़ को देखने का। सो इस चीज़ को आप एक 2-3 सेंटेंस में लिख देना, इनफ। इस पे देखो, अब ये भी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने अननेसेसरी बहुत बड़ा बनाया है, जबकि बहुत सिंपल इसका आंसर है, इसीलिए मैं करा के दे रहा हूँ, अदरवाइज चलो छोड़ो। फिब्रोप्लास्ट, ध्यान देंगे आप। फिब्रोप्लास्ट लिमिटेड अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी है, कौन सी सर? फिब्रोप्लास्ट लिमिटेड। क्या करती है सर? टॉय मैन्युफैक्चर करती है, खिलौने बनाती है। is considering replacing an older machine which was fully depreciated। क्या कंसिडर कर रही है? ओल्ड मशीन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं नई मशीन के साथ में जो कि फुल्ली डेप्रिशिएट हो गई, यानी बुक में इसकी वैल्यू कितनी है? 0 फॉर टैक्स पर्पजेस, विथ न्यू मशीन कॉस्टिंग 40,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर
ओल्ड मशीन और न्यू मशीन। ओल्ड मशीन की कॉस्ट 0 है, लेकिन न्यू मशीन हम अगर लेके आए तो 40,000 आज देने पड़ेंगे। द न्यू मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स 8 ईयर लाइफ, 8 साल तक चलेंगे, ठीक है। आप ओल्ड लो, न्यू लो, न्यू में 0, ओल्ड में सॉरी ओल्ड में 0, न्यू में 40, और ये 8 साल की लाइफ रहेगी, ठीक है। डेप्रिशिएटेड इट इज एस्टिमेटेड दैट द न्यू मशीन विल रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्टिंग कम होगी सर। न्यू मशीन की वजह से जो लेबर हमको लग रहा था अभी तक 2 लाख रुपए का, वो 8,000 रुपए से कम हो जाएगा। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट देयर विल बी नो चेंज इन अदर एक्सपेंसेस, यानी ओल्ड मशीन और न्यू मशीन, न्यू मशीन में जो आप 40,000 का खर्चा कर रहे हो ना मशीन लाने का, इससे फायदा क्या होगा, सिर्फ लेबर की जो कॉस्टिंग है 8,000 रुपए से कम हो जाएगी। यानी 40,000 रुपए का आउटफ्लो और सेविंग जो हर साल होगी, वो इन दोनों की मिला के वो होगी 8,000 की सेविंग होगी इसकी वजह से पर एनम 8 साल तक, ठीक है। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट देयर विल बी नो चेंज इन अदर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू में भी चेंज नहीं होएगा, खर्चों में भी चेंज नहीं होएगा ऑफ द फर्म ड्यू टू द मशीन। द कंपनी रिक्वायर्स एन आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 10%, यानी कंपनी को डिस्काउंटिंग रेट मिल गया कौन सा, 10%। टैक्स रेट कितना सर, 35%। कंपनी ने नीचे इनकम स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, सेल्स इतना, ये चेंज हो रहा है क्या, सेल्स चेंज हो रहा है क्या न्यू मशीन और ओल्ड मशीन में, नहीं, इग्नोर करो। मटेरियल चेंज हो रहा है क्या न्यू मशीन ओल्ड मशीन में, नहीं, इग्नोर करो। लेबर चेंज हो रहा है क्या, तो यस सर हम इसको कंसिडर करेंगे। फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे खर्चे हम इग्नोर करेंगे। सिर्फ डेप्रिशिएशन एक है जो कि बदल जाएगा, यानी कि डेप्रिशिएशन नई मशीन आने की वजह से क्या होगा, पुरानी मशीन तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है नई मशीन आएगी 40,000 की, डेप्रिशिएट करोगे 8 साल में, जिसकी सैल्वेज वैल्यू नहीं है, 40 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो 5,000 रुपए से आपका ये डेप्रिशिएशन हर साल बढ़ जाएगा। और 5,000 से डेप्रिशिएशन बढ़ गया तो क्या आउटफ्लो बताएंगे, नहीं सर, 5,000 से सिर्फ टैक्स सेविंग आपकी होगी। यानी 5,000 रुपए से जो डेप्रिशिएशन बढ़ा है, ये जो 75,000 हुआ है, तो 5,000 से खर्चा बढ़ जाने की वजह से जो नेट इनकम है वो 5,000 से कम आएगी, तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो इस 5,000 पे टैक्स सेविंग आपके काम की है सिर्फ, तो ये एक चीज है। उसके बाद क्या है सर, शुड द फिब्रोप्लास्ट लिमिटेड बाय द न्यू मशीन, क्या न्यू मशीन खरीदनी चाहिए। यू मे अज्यूम द कंपनी फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन एंड द सेम इज अलाउड फॉर द टैक्स पर्पसेस। दो ही फायदे हो रहे हैं आपको न्यू मशीन लाने की वजह से। एनपीवी ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ड्यू टू न्यू मशीन, ये समझो बात को, ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, 0 पॉइंट पे कॉस्ट लगेगी मशीन की 40,000 लग गई, गए पैसे फिर 1 से 8 साल तक इस मशीन को लाने की वजह से क्या होगा, आपको सेविंग्स आफ्टर टैक्स, सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट, देखो आपकी खर्चों में कमी होगी 8,000 से, खर्चे कम हुए तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उससे टैक्स भी बढ़ेगा। सो 8,000 की एक तरह से इनकम मानते हैं हम, इनटू 1 माइनस 0.35, यानी आफ्टर टैक्स ले रहा हूँ। पहले तो 8,000 का आउटफ्लो दिखाओ, सॉरी 8,000 की सेविंग्स दिखाओ, फिर 35% का टैक्स फ्लो दिखाओ, इससे अच्छा 1 माइनस 0.35 कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। 8,000 इंटू 0.65 दैट्स 5,200। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से करके दिखाऊंगा नीचे में। और 1 से 8 साल तक ध्यान देना, यहाँ करके दिखा रहा हूँ। पहले तो आप बोलोगे सर हमारी सेविंग्स हो रही है कितनी की, 8,000 की, और क्योंकि सेविंग हो रही है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, कितना, 35% का, 2,800, तो ये तो जा रहा है,
तो नेट में आपकी सेविंग कितनी हो रही है सर? 5200। यही तो हमने ऊपर में लिया, दो अलग अलग लाइन आइटम दिखाने के बजाय, ठीक है। और उसके बाद में टैक्स सेविंग्स ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन ऑफ न्यू मशीन। सो डेप्रिशिएशन आपका कितना आ रहा है सर? 35% की तो उस पर टैक्स सेविंग होनी है। जो मशीन आप ला रहे हो 40,000 की है और ये 8 साल चलनी है। 40,000 डिवाइडेड बाय 8 साल करो, 5,000, और इस पे 35% की टैक्स सेविंग, यानी कि 1750 रुपये आपके हर साल टैक्स में बचेंगे। ये हो गए सर आपकी टोटल फ़ायदा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। और आप एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन ने दिया होगा तो ले लेंगे, नहीं तो हमको खुद को निकालना पड़ेगा। नहीं दिया है। 8 साल का 10% से एन्युटी फैक्टर निकालिए। 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 m प्लस 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स 5.335। 27,700 9336। ध्यान दो क्या आ रहा है। 27,742 का इनफ्लो, 9336 का इनफ्लो, और आउटफ्लो कितना सर? 40,000 का। तो जो एनपीवी आपकी आ रही है वो आ रही है -2922। सो एनपीवी ऑफ रिप्लेसिंग द मशीन इज निगेटिव। मशीन को रिप्लेस करने की वजह से आपको नुकसान ही हो रहा है। डिसीजन, company should not replace the machine as NPV is negative। पूरा समराइज में करके आपको बताता हूँ, ध्यान देना। बहुत ही सिंपल सा था काम। मैं अगर नई मशीन लेके आता हूँ तो स्टार्टिंग में 40,000 जाएंगे सर, लिए मैंने। और क्वेश्चन ने क्लियर कट लिख दिया कि नई मशीन लाने से और कुछ भी फायदा नहीं होता सिवाय एक चीज के, जो है आपकी लेबर की कॉस्ट कम करेगा 8,000 से। कॉस्ट कम करना यानी फायदा, यानी इनफ्लो लेंगे हम यहाँ पे, वो है 8,000 का। क्योंकि फायदा हो रहा तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से इनकम बढ़ेगी। सो 35% का टैक्स माइनस करने के बाद की फिगर ली हमने, ले लिया सर। उसके बाद क्या, नई मशीन आई है तो डेप्रिशिएशन भी क्लेम कर सकते हैं नई मशीन का 5,000 रुपये। उस पर टैक्स सेविंग ले ली। इसके अलावा कोई भी फिगर आपके क्वेश्चन में काम की नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कुछ भी चेंज नहीं है। आपको अब मैं इंस्टीट्यूट का आंसर दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसे इंस्टीट्यूट ने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया है। आप ध्यान दो, आया आंसर यहाँ पे 2922 का लास्ट में दिख रहा होगा। सेंटेंस भी यही है, सिंस द एनपीवी इज नेगेटिव द न्यू मशीन शुड नॉट बी परचेज्ड। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो कैलकुलेशन किया वो ज़रा कैलकुलेशन देखो, वो कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, इंस्टीट्यूट ने कैश इनफ्लो निकाला। पता नहीं क्यों उन्होंने प्रेजेंट अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 45,500, उसमें डेप्रिशिएशन ऐड किया, उसमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाला, फिर नीचे में वापस 5 लाख का सेल्स लिया, और उसके बाद इतने बड़े कैलकुलेशन किए कॉस्ट में, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, ये सब सेम है, बदल नहीं रहे हैं, लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। और आगे आगे करते करते नीचे आखिरी में आया और आखिरी में उन्होंने 2922 का आंसर निकाला। यही सारा कैलकुलेशन इन्होंने जो कम से कम 10 से 15 स्टेप्स में किया है, हमने 3 स्टेप में किया है। कॉस्ट ऑफ द मशीन की पहली स्टेप, आफ्टर टैक्स सेविंग इन लेबर कॉस्ट एंड टैक्स सेविंग इन इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन ऑफ द न्यू मशीन। बस ये, और क्या, कहानी ख़त्म। आंसर्स लिख लो, 2 मिनट के बाद हम नया क्वेश्चन शुरू करते हैं।
चलिए सर, ध्यान दो अब। क्वेश्चन नंबर 53 आप होमवर्क मार्क करेंगे। होमवर्क भी मत मार्क करो, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो प्रेशर कुकर वाला ही एग्जाम्पल है। जब आपको याद होगा मैंने बताया था ऑलरेडी कुकर्स में बना रहा हूँ और मैं 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स कौन से? एक तो मैं कुकर, नए साइज़ के कुकर बनाना चाहता हूँ। दूसरा मैं ऐसे ही एल्यूमिनियम के और प्रोडक्ट्स बनाना चाहता हूँ या बेटर क्वालिटी के मैं कुकर्स बनाना चाहता हूँ। उसके बाद अपन ने ऑप्शन लिए थे कि चलो ठीक है, एक साथ तीनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो कितना, और इसमें हमने सीखा था कि इकॉनमी का बेनिफिट क्या होता है। वो क्वेश्चन बस रिपीट हुआ है गलती से। सो 53 आप काट भी सकते हो। 54 होमवर्क ले लो, 55 होमवर्क ले लो, 56 अब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 56 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और उसके बाद में जो 57 है वो मैं बताता हूँ आखिरी में क्या करना है उसका। सो 56 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, ध्यान से पानी पीने दो बस। ना ना ना। आप लोग ना उतना, कभी कभी अगर आपको लगता है कि मैं हंसता नहीं हूँ, मजाक नहीं करता हूँ क्लास में, तो मयंक सर बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या मतलब जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तब मैं एक्चुअल में क्वेश्चन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। तो मतलब इधर उधर की चीज़ें आती ही नहीं है दिमाग में कि मैं आपसे मस्ती करने लग जाऊँ उसमें, एंड इट इज़ बेटर। बट आफ्टर डूइंग ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड क्लासेस, आई गो विद फ्रेंड्स, आई गो टू मूवीज़ एंड आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. And the best part where I spend the time apart from the recording is to develop something at conferenza.in. So हम लोगों ने जब ऐप बनाया तो ऐप में पहले MCQs के लिए काम किया और उसके बाद में अब टेस्ट सीरीज़ के लिए काम कंप्लीट हो चुका है। आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक शायद उस ऐप में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट आ जाएंगे। सो प्रोसीजर कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को, मैं और मतलब चलो ठीक है, फ़िलहाल तो इस चीज़ पे मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को पहले मैं सोचता हूँ, उस पर फिर डिज़ाइंस बनाता हूँ। डिज़ाइंस बनाने के बाद में मैं अपने सबऑर्डिनेट को देता हूँ, शुभम है अपने यहाँ पे। वो शुभम का काम होता है आईटी वालों से कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को डेवलप करवाना। सो ऐसे 3 अलग अलग स्टेज में ये काम चलता है। अब यहाँ पे हमको कभी आइकॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम मार्केट से, मतलब या तो आउटसोर्सिंग करवा के या फिर जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनसे बात करके लोगोज़ वगैरह मंगवाते हैं ताकि ऐप में डाला जा सके। उसके बाद में आईटी वाले उस ऐप को कंप्लीट करते हैं और टेस्टिंग के लिए शुभम के पास जाता है, शुभम टेस्ट करता है और उसके बाद में फाइनल अप्रूवल के लिए मेरे पास आता है, और जब मैं अप्रूव करता हूँ तो हम उसको अपडेट कर देते हैं प्ले स्टोर पे। सो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग टू डू समथिंग which you have never done in life and which you were not supposed to, which you were not expected to do in life, because being a chartered accountant, involving yourself into a technology thing is something people will not expect from you. So keep doing something or the other in which you are interested, not just the casual normal traditional things. बेसिकली जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो अब ऑडिट ही करने का है, यही करने का है। नो, दिस इज़ गोइंग टू बी द बोरिंग वर्क ना। ऑडिटिंग इज़ नॉट द बोरिंग वर्क। आई एम सेइंग कि जो ट्रेडिशन अगर आप फॉलो करोगे तो आप इतना ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ में भी नए नए तरीके से उसको आप आगे फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 56, BT पैथोलॉजी लिमिटेड लैब लिमिटेड इज यूजिंग an X-ray machine which reached at the end of their useful lives. मतलब एक एक्सरे मशीन मैं इस्तेमाल कर रहा था मेरे हॉस्पिटल में मान लो या क्लिनिक में मान लो, अब उसकी लाइफ ना पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। फॉलोइंग न्यू एक्सरे मशीन्स ऑफ 2 different brands with same feature are available for the purchase. ब्रांड दिया है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में कॉस्ट ऑफ द एक्सरे मशीन दी है, तीसरे कॉलम में उसकी लाइफ दी हुई है, चौथे कॉलम में दिया है कि मशीन की कॉस्ट कितनी लगेगी। मतलब आप खरीद तो लोगे कॉस्ट वाले कॉलम में, लेकिन उसको अब साल भर चलाने के हर साल की खर्चा कितना आएगा, और बाद में आपको रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दिया हुआ है। थोड़ा सा बिगड़ गया था अलाइनमेंट, इसलिए ऐसा आ रहा है। सो आप देखोगे पहला ब्रांड है XYZ, दूसरा ब्रांड है ABC। XYZ ब्रांड का अगर एक्सरे मशीन खरीदते हैं तो 6 लाख की आएगी, अदरवाइज वो 4.5 लाख की है ABC की। लाइफ जो है XYZ की वो 15 साल की है और ABC की 10 साल की है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत और आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि लाइफ जब अनइक्वल है तो नॉर्मली हम
इक्वलाइज्ड एनुअल क्राइटेरिया या बोलो इक्वल एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। इसमें हम पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करते हैं ताकि हर साल उस मशीन को इस्तेमाल करने की कीमत पता चले, यानी एक साल की कीमत पता चले। दोनों में एक एक साल की कीमत है तो हम कंपेयर कर पाएंगे, 15 को 10 से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आप अगर देखोगे तो अगले 3 कॉलम जो दिए हैं, ईयर 1 to 5, ईयर 6 to 10 और ईयर 11 to 5, ये आपको दिया है कि उस मशीन को चलाने की हर साल की कीमत कितनी है। तो 20,000 जो है ये 1 साल से 5 साल तक हर साल लगेगी पर एनम। जब तक नहीं दिया रहता ना स्पेसिफिकली तो ये पर एनम ही हम कहेंगे। अब ईयर 11 से 15 में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्यों सर? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि ये मशीन सिर्फ 10 साल तक चल रही है, तो 11वें साल में कहाँ की कॉस्ट रहेगी। डेप्रीशिएशन का उन्होंने परसेंटेज दिया जो कि कॉस्ट पे लगेगा सीधा, ये 4% लगेगा 6 लाख पे, ये 6% लगेगा 4.5 लाख पे। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ द अबव मशीन शैल बी ड्रॉप्ड। ध्यान देना, रेसिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू। जब आप इसको स्क्रैप करने जाएंगे, मार्केट में बेचने जाएंगे, तो रेसिडुअल वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ द अबव मशीन शैल बी ड्रॉप्ड बाय 1/3 ऑफ द परचेस प्राइस। 6 लाख का 1/3 होता है सर 2 लाख, और 4.5 लाख का 1/3 होता है सर 1.5 लाख। इतनी अमाउंट से पहले ही साल में इन मशीन्स की कीमत गिर जाएगी, फर्स्ट ईयर में ही गिर जाएगी। यानी अगर फर्स्ट ईयर बाद मुझे XYZ बेचनी रही तो 4 लाख में बिकेगी, क्योंकि 2 लाख से वैल्यू गिर गई। फर्स्ट ईयर में ABC बेचने रहा तो मेरे को 3 लाख में मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि 1.5 लाख से इसकी वैल्यू गिर गई। देयर आफ्टर शैल बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट मेंशन्ड अबव। यानी आपको क्या लगाना करना है पता है, ये जो ऊपर डेप्रिशिएशन के रेट्स दिए ये सेकंड ईयर से लगेंगे। फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने बोला सीधा 1/3 अप्लाई कर दो, 33.33%। उसके बाद ये 4 और 6% का डेप्रिशिएशन हर साल लगाते जाना। ऑल्टरनेटिवली इसके अलावा हम ये 2 मशीन तो खरीद सकते हैं सर, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑल्टरनेटिवली द मशीन ऑफ ब्रांड ABC कैन ऑल्सो बी टेकन ऑन रेंट। आप ये जो ABC ब्रांड नहीं दिया आपको सेकंड वाले रो में, आप ये खरीदने की बजाय रेंट पे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप रेंट पे लेते हो तो क्या होता है, ध्यान देना। रेंट पे लेते हो तो क्या होता है, टेकन ऑन रेंट टू बी रिटर्न बैक टू द ओनर आफ्टर यूज। एक सेकंड होल्ड करना। सो ध्यान देंगे, सॉरी। सो रिटर्न बैक टू द ओनर आफ्टर यूज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि रेंट पे अगर चीज ले रहे हो तो उसके इस्तेमाल के बाद आपको वापस देनी पड़ती है। एनुअल रेंट शैल बी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एंड फॉर द फर्स्ट ईयर इट शैल बी 1,02,000। अब इस क्वेश्चन में नई सीखने वाली चीज़ क्या है, जो पहले साल की कैश फ्लो है नॉर्मली हम ईयर एंड पे मान के चलते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि पहले साल की कैश फ्लो जो है आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होगी। एनुअल रेंट फॉर सब्सिक्वेंट 4 ईयर शैल बी 1,02,500। सो ईयर 2 से लेके 5 तक 1,02,500, लेकिन इसका एन्युटी फैक्टर 1 से 4 तक ही आएगा क्योंकि बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको। एनुअल रेंट फॉर द फाइनल 5 ईयर शैल बी 1,09,950। 3 रेंट्स दिए हुए हैं आपको, रेंट दिया हुआ है, पहले साल का रेंट, दूसरे से 5वें साल का रेंट और 6वें से 10 साल का रेंट। द रेंट एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय BT लैब्स बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 1 लाख एज अ पेनल्टी। 1 लाख रुपए का पेनल्टी पे कर दो और आप ये रेंट का एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दो। दिस पेनल्टी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10,000 ईच ईयर फॉर द पीरियड ऑफ रेंटल एग्रीमेंट। अगर आप 1 साल मशीन का रेंट पे कर दे, 1 साल मशीन को रेंट पे ले लेते हैं और 1 साल बाद ही आप इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, जितने साल यूज़ किए वो मल्टीप्लाइड बाय 10,000, हर साल के 10,000 रुपए की से पेनल्टी कम की जा सकती है। 10 साल का रेंट एग्रीमेंट आज अगर आप टर्मिनेट करते हो बिना इस्तेमाल के तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 1 साल बाद टर्मिनेट करोगे तो 1 लाख में से 10,000 चले गए, 90,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5 साल बाद अगर मैं एग्रीमेंट खत्म करता हूं
तो 5 साल इंटू 5 इंटू 10,000 यानी कि 50,000 मेरा कम हो जाएगा। तो पेनल्टी बची सिर्फ 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। आपको करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज विच ब्रांड ऑफ एक्सरे मशीन शुड बी एक्वायर्ड, कौन से ब्रांड को एक्वायर करना चाहिए, अज्यूमिंग दैट द यूज ऑफ मशीन शॉल बी कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल तक मशीन का इस्तेमाल करते रहेंगे। इस बात को लेकर अगर आप चलो तो बताओ कि आप कौन सी मशीन खरीदोगे। विच ऑफ द ऑप्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल इफ द मशीन इज लाइकली टू बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आपको दो ऑप्शन दिए, 20 साल इस्तेमाल किया और 5 साल इस्तेमाल किया, तो बताओ कौन सी मशीन आप खरीदोगे। 3 ऑप्शन है, ABC खरीद लो, XYZ खरीद लो, या ABC आप रेंट पे ले लो। तो तीनों ऑप्शन आपको बताना है कैलकुलेट करके कौन सा बेटर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने 12% दिया है और आई थिंक कोई प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर वगैरह दिए नहीं है आपको। सो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन 56, NPV ऑफ मशीन XYZ, ठीक है, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12 साल तक और प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो टाइम पे कैश फ्लो कितनी सर, मशीन खरीदने की कीमत लगेगी हमको 6 लाख की, ठीक है। अच्छा इसमें तो अलग अलग चीज़ आएगी ना, डिप्रिशिएशन भी तो आएगा, ठीक है। टैक्स का कुछ लेना देना है क्या इसमें? चलो एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, डेप्रिशिएशन एज सच कुछ काम नहीं आएगा आपको क्योंकि इसमें टैक्स का रेट ही नहीं दिया है, तो हम टैक्स इग्नोर करके चलेंगे। सो ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से एंड प्रेजेंट वैल्यू। सो कॉस्ट कितनी सर, 6 लाख की। 1 सर माइनस में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें खर्चे में ही है, इनफ्लो तो कुछ है ही नहीं अपना। फिर एक बार कॉस्ट अगर आपको लग गई तो अब मशीन को 15 साल तक आप चलाएंगे। 20 साल भले ही लिखा है, वो आज सच कुछ काम का नहीं है क्योंकि हम एनुअलाइज क्राइटेरिया से काम करेंगे। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 20,000, 28,000 और 39,000। रनिंग कॉस्ट अब आपको एन्युटी फैक्टर निकालना है 12% से। अब ये आपको दिक्कत जाएगी, देखना। पहले 5 साल का एन्युटी फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू m+1, 2, 3, 4, 5, यह आता है आपका 3.605। लिख लिया सर। लेकिन अब जो एन्युटी फैक्टर आपको चाहिए 6 से 10 साल का चाहिए। मेमोरी क्लियर, सी 1 डिवाइड बाई 1.12, 1, इसको m प्लस में मत डालना, ये पहले साल का है, हमको 6वें से 10वें साल तक चाहिए। 2 इक्वल टू दबाया, m प्लस में नहीं डालना, 3, 4, 5 साल तक आप ऐसे इक्वल टू दबाते जाओ, m प्लस में नहीं डालना। अब दबाया इक्वल टू, तो 6वां साल आया, इसको डालना है आपको MCQ, सॉरी
एम प्लस में। सो 6 एम प्लस 7 एम प्लस 8 एम प्लस 9 एम प्लस 10 एम प्लस, और कर दो मेमोरी रिकॉल, तो ये आता है 2.045, यानी बाद के 5 सालों का एन्युटी फैक्टर 2.045। अब 11 से 15 चाहिए हमको, तो फिर से वो स्टेप रिपीट करेंगे। 10 साल तक इक्वल टू दबाऊंगा लेकिन ऐड नहीं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे 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 अरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 11 से 15 तक ऐड करना है, तो इक्वल टू एम प्लस 11 हो गया, 12 13 14 15। सो दैट्स मेमोरी रिकॉल में 1.161। अब कर लो मल्टीप्लाई। 72 100 57 260 ठीक है। $45 279 हो गया। अब इसकी हम टोटल कर लेते हैं और हमारा पहला आंसर आ जाएगा गलत। एक चीज़ आप छोड़ रहे हो, जो 15वें साल में आप स्क्रैप वैल्यू करोगे, यानी सैल्वेज वैल्यू बोल सकते हो आप उसको। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने कितने साल तक इस्तेमाल किया? 15 ईयर्स तक। 6 लाख की मशीन थी, इसमें से 6 लाख में से 1/3 तो आप कर दो माइनस सर। स्क्रैप वैल्यू का कैलकुलेशन में चलो नीचे ले लेता हूँ, यहाँ लेते हैं ना। कॉस्ट 6 लाख की मशीन थी, इसमें से आप 1/3 माइनस कर दोगे, यानी कि 2 लाख। अब बचा कितना? 4 लाख। चलो छोड़ो, ये फर्स्ट ईयर के लिए 1/3 माइनस कर दिया। अब आप क्या माइनस करोगे सर? आप माइनस करोगे कितना परसेंट? 4% माइनस करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 14 ईयर्स तक। पहले साल का तो हो गया, दूसरे साल से 14 ईयर्स तक 4% आप माइनस करोगे। सो 6 लैक्स इंटू 4%, ये डिप्रिशिएशन एक साल का, और हमको 14 ईयर्स तक का चाहिए। पहले साल का डिप्रिशिएशन तो 2 लाख था, अब बाद का 14 ईयर्स बचे हैं, तब जाके 15 साल होंगे, 3,36,000। देखा, 2 तरह के डिप्रिशिएशन है, 1 साल का और 14 ईयर्स का। सो 6 लाख माइनस 2 लाख माइनस 336, दैट 64,000 रुपीज़ है स्क्रैप वैल्यू। सो ये ले लिया 64, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15th ईयर का आ रहा है 0.183। मैं एक बार फिर से निकाल लेता हूँ। .183, 64,000, दैट्स 11,712। टोटल ले लो, एनपीवी जो आ रही है 6 लाख की कॉस्ट प्लस 72,100 प्लस 57,260 प्लस 45,279 प्लस 11,712, दैट्स 786,351। ठीक है, ये कॉस्ट लग रही है आपको मशीन एक XYZ चलाने में। अब ऐसा ही पूरा कैलकुलेशन आपको करना है मशीन ABC में, इसलिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा सर। एनपीवी ऑफ मशीन ABC, ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। सो 0, 1 से लेके 5, 5 से लेके 10 और 10, क्योंकि 10 साल तक ये ख़त्म हो जाएगा। मशीन की कॉस्ट
ये आएगा रनिंग कॉस्ट, और ये आएगा आपका स्क्रैप वैल्यू। मशीन की कॉस्ट देख लो कितनी है। मशीन की कॉस्ट है सर 4,50,000 रुपीज़। उसके बाद में 31 and 53,000। ठीक है, ये हो गया 1.4 लाख। उसके बाद दो फैक्टर लेंगे हम, 1 से 5 और 5 से 10 वाले, यानी कि 2.045 और 1.161। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करना है। कॉस्ट है सर आपकी 4.5 लाख रुपए की। पहले साल का 1/3 माइनस हो जाएगा, जो कि है 1,50,000। अब बचा, अच्छा बचा हुआ बाद में। अब आप माइनस करोगे 6% फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, तो 4,50,000 पे 6% अगर आप लगाएंगे तो 27,000 आता है। इंटू 14 अगर आप करो तो 3,78,000 आता है। सो दिस इज 3,78,000। अबे नहीं, गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है। 14 क्यों करेंगे सर, 9 ईयर्स तक करेंगे, क्योंकि 10 ही साल मशीन चल रही है, तो ये आएगा 9, इसलिए तो ज़्यादा आ रहा था। 4,50,000 इंटू 6% इंटू 9, दैट्स 2,43,000। ठीक है, तो अब माइनस करते हैं। 4,50,000 माइनस 1,50,000, ऐसे माइनस हो गया 1/3 जो क्वेश्चन ने बोला था। और उसके बाद में 2,43,000 हम माइनस कर देंगे, तो बचा कितना सर, 57,000 रुपये। सो 57,000, और 10th ईयर का फैक्टर जो है 12% से, वो हम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स 0.3219। 2 कर देते हैं। 31,000 इंटू 2.045, दैट्स 63,395। 53,000 इंटू 1.16, 61,533। 18,354। करे टोटल 4,50,000 प्लस 63,395 प्लस 61,533 प्लस 18,354, सो ये आता है 593,282। बड़े हाल ख़राब हो गए सर एक ही चीज़ कैलकुलेट करके। सो दिस इज़ एनपीवी। ऑब्वियसली दोनों एनपीवी अलग अलग आएगी, क्योंकि एक 15 साल की एनपीवी है, एक 10 साल की एनपीवी है। लीज रेंट की बातें करें, लीज रेंट तो आपको एग्जैक्टली दिया हुआ ही है। लीज रेंट में निकालना है क्या कुछ? आई थिंक लीज रेंट आपको, एडवाइस विच ब्रांड ऑफ एक्सरे मशीन शुड बी एक्वायर्ड अज्यूमिंग दैट द यूज ऑफ द मशीन शैल बी कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ये 10 साल वाला काम है ही नहीं इसमें। अब ध्यान दो, पहले का आंसर तो मैं यहीं पे निकाल लूँगा।
फर्स्ट कैसे डिसाइड करोगे, ध्यान देना, मशीन का ब्रांड लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट लो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लो और प्रेजेंट वैल्यू लो, ठीक है। सो मशीन है हमारी ABC या XYZ और है हमारी ABC। XYZ जो थी उसकी टोटल कॉस्ट है 786,351 और इसकी टोटल कॉस्ट है 593,282। अब दिक्कत क्या है, आपको जो एन्युटी फैक्टर लेना है, क्यों एन्युटी फैक्टर लेना पहले ये भी मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट। XYZ और ABC के बीच में सर हमको एक मशीन चूज़ करनी है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं अभी। क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम अभी चूज़, क्योंकि XYZ की जो टोटल कॉस्ट है 15 साल की है और ABC की जो टोटल कॉस्ट है ये सिर्फ 10 साल की है। तो ऐसे तो डिसाइड करने से रहे आ ही नहीं सकता, इसलिए हम एक एक साल की कॉस्ट निकाल रहे हैं, दोनों की एक एक साल यूज़ करने की कॉस्ट। और वो कैसे निकलेगी, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट को आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करोगे। सो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15 ईयर्स का होना चाहिए पहला वाला, क्योंकि टोटल कॉस्ट भी 15 ईयर्स की है। सो 15 ईयर्स के फैक्टर के लिए आप क्या लोगे सर 15 ईयर्स के फैक्टर यानी कि आप इन तीनों को ऐड कर लो, यही है वो 15 ईयर्स के फैक्टर्स। पहले 5 साल के, फिर 5 साल के, फिर 5 साल के, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। 6.811 आ रहा है यहाँ पे, सो दिस इज 6.811। इसके बाद 10 साल के फैक्टर आपको ऐड करने, तो आपको ये 10 साल के फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं दूसरे मशीन के, 2.045 प्लस 1.161 दैट्स 3.206। सो अब करो डिवाइड, 786,351, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, 2.045 होना चाहिए था यहाँ पे। ये फिगर बदलेगी, ये बदलेगी, ये भी बदलेगी। $3.605 और 2.045। मैंने फैक्टर्स गलत ले लिए थे, 111,755, $108,385। That's 688,494। तो जो एन्युटी फैक्टर आएगा वो 3.605 प्लस 2.045 दैट्स 5.65 आता है। 786,351 हमारा टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 6.811 करेंगे तो आएगा हर साल की कीमत 1,15,453, 115,453। 688,494 डिवाइड बाय 5.65 गोज टू 121,857। तो बहुत ही कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। डिसीजन, सिंस कॉस्ट ऑफ annual cost of XYZ is lower, it should be chosen। मतलब ये मशीन अब हमने चूज़ करनी चाहिए, दैट्स इट, ख़त्म काम। लेकिन ये सिर्फ सर आपका एक पार्ट ख़त्म हुआ है, ठीक है, कहीं गलत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बार आंसर इनके मटेरियल से भी चेक करके दिखा देता हूँ ताकि संतुष्टि रहे सर। अगर कुछ भी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हुआ होगा तो वो हमको अभी पता चल जाएगा।
ये 112014 किसी चीज़ की कॉस्ट आई थी, 112014। अच्छा, हमारे इसमें अलग आ रही है, यानी कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। 762,927। आ जाओ देखते हैं सर। 6,72,100, 57,260, ठीक है। 45,279 और 11,712। ओ यस, मेरी गलती है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक फिगर आपकी यहाँ पे नेगेटिव में आ रही है। स्क्रैप वैल्यू आ रहा है और बाकी सारा पैसा जा रहा है, सो कुछ फिगर्स वापस बदल जाएगी। मैं फिर से कर लेता हूँ कैलकुलेशन। अच्छा हो गया, आंसर देख लिया। 6,00,000 प्लस 72,100 प्लस 57,260 प्लस 45,279 minus 11712, that's 762,927. सो दिस इज 762,927 और यही चीज़ आप यहाँ पे रखोगे 762,927 डिवाइडेड बाय 6.811 करोगे, दैट्स 112,014। ठीक है, वैसे ही ये वाला पार्ट रहेगा 4,50,000 प्लस 111,755 प्लस 108,385, ठीक है, माइनस 18,354, सो 651,786 आ रहा है ये। सिक्स 51,786, 651,786 डिवाइडेड बाय 5.65, 115,360। सिर्फ 2-3 हज़ार का फ़र्क। और देख लेता हूँ आंसर में कहीं वेरिएशन तो नहीं है। 112,014 ठीक है, दूसरे वाले का 115,360 ठीक है, ठीक है। तो आओ सर, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने लीज़ वाला भी लेके उसकी भी एनुअल कॉस्ट निकाली है 10 साल तक लेके। सो लीज़ वाला भी आप लेना चाहो तो ले लो, लेकिन क्वेश्चन में सेंटेंस है एक्वायर कौन सा करना है। सो फाइनल डिसीजन जो है आपका वो यही है कि सिंस एनुअल कॉस्ट ऑफ XYZ इज लोअर इट शुड बी चोजन। अब हम करते हैं ऑप्शन बी। लीज़ लेने का पहले वाले पार्ट में सेंस बनता नहीं है, क्योंकि कौन सी मशीन एक्वायर करनी चाहिए ये पूछा है, ये नहीं पूछा कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। अब ये वाला पार्ट आपको मज़ेदार लगेगा, ये छोड़ो, यहाँ देखो। विच ऑफ द ऑप्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल इफ मशीन इज लाइकली टू बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अगर आप सिर्फ 5 साल तक मशीन चलाते हैं तो सर कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगता है? थोड़ा सा होल्ड करिएगा। तो ध्यान दो, अभी तक हम जो कर रहे थे सर, हमने पहला वाला ऑप्शन देखा मशीन खरीदने का 15 साल तक, दूसरा वाला ऑप्शन देखा 10 साल तक मशीन खरीदने का, लीज रेंट वाला हमने ऑप्शन नहीं देखा। आप चाहो तो लीज रेंट वाला भी वहाँ पे लिख लो, ठीक है। फाइनल डिसीजन आपका अभी तक सेम है। अब तीसरा, अब इन तीनों में से आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगेगा अगर आप सिर्फ 5 साल तक ऑपरेट करना चाहते हैं? तो तीनों चीज़ें आपको वापस निकालनी पड़ेगी। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। मशीन XYZ, ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू 0, 1 से 5 साल। मशीन X 0 टाइम पे लाओगे तो सर 6 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, ठीक है, लग गए सर। उसके बाद में 1 से 5 साल तक अगर आप देखोगे तो आपने 20,000 रुपये का खर्चा उठाना है हर साल, 3.605। 5 ही साल तक चलाना है तो सिर्फ 20,000 का खर्चा उठाएंगे, 3.605 एन्युटी फैक्टर है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 72,100, तो उसकी 72,100 एन्युटी फैक्टर आ गया। और 5 साल तक चलाने के लिए क्वेश्चन ने बोला, यानी 5 साल में आप उसको स्क्रैप कर दोगे। अब बताओ स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी? सर बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है स्क्रैप वैल्यू के लिए। कॉस्ट आप लेंगे 6 लाख की,
इसमें से 1/3 माइनस कर दो, 2 लाख पहले साल का। और अब कितने साल बचे? 4 साल। सो 4 साल के हिसाब से कितना? 4% और 4 साल, 6% तो बाद में। सो 4% का डेप्रिशिएशन 6 लाख पे लगाओगे इंटू 4 साल, यानी कि 96,000 और माइनस करोगे आप। और 96,000 माइनस करने के बाद की फिगर कितनी आती है? 6 लाख माइनस 2 लाख माइनस, यानी ये जो मशीन है अब बिकेगी 3,04,000 में। और 5वें साल का फैक्टर हमको लेना पड़ेगा 0.567। वन 72 368। ठीक है, मशीन ABC ले लो फटाफट। ईयर, कैश फ्लो, सिर्फ 5 साल तक तो चलानी है मशीन। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू 0 में खरीदो, 1 से 5 साल तक की रनिंग कॉस्ट, 5वें साल में बेच दो। 0 में आपने खरीदा सर 4,50,000 में, ठीक है। अच्छा, मैंने स्क्रैप वैल्यू वापस यहाँ पे वो कर दी ना, माइनस करना पड़ेगा अपन को। चलो माइनस करता हूँ, 6 लाख प्लस 72,100 माइनस 172,368, दैट्स 499,732। 5 साल तक मशीन चलाने की कॉस्ट। और 31,000 रनिंग कॉस्ट है ABC की, 3.605, फैक्टर वही रहेगा। तो हमको कॉस्ट कितनी लगेगी? 111,755। उसके बाद साल्वेज वैल्यू देखो, साल्वेज वैल्यू क्या आएगी? कॉस्ट 4.5 लाख लेस 1/3 कर दो, 1,50,000, ठीक है। और अब आप कितने साल बचे? 4 साल। 6% इंटू 4 साल कर दो। सो 4.5 लाख का 6% इस 4.5 लाख का 6% इस 27,000 इंटू 4 साल जो बचे हुए, यानी कि 1,08,000 माइनस हो जाएगा। 4.5 लाख माइनस 1,50,000 तो पहले ही माइनस हो गया था, और 1,08,000 माइनस कर दो, दैट्स 1,92,000 जो वापस मिल रहे हैं। और इसका फैक्टर है आपका 0.567। सो दैट्स 108,864, ठीक है। ये आ जाएगा नेगेटिव में क्योंकि ये इनफ्लो है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर दो, 111,755 प्लस 4,50,000। सो आपका आंसर आया 4,52,891। इसका आंसर आया था 499,732। सो अगर 5 साल तक चलाते हो तो आप देख रहे हो मशीन ABC ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अभी एक और ऑप्शन आपका बाकी है, तीसरा ऑप्शन जो आपका बाकी है वो है लीज रेंट का। ABC ऑन रेंट, ठीक है। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, 0th। अच्छा, पहले साल का रेंट स्टार्टिंग में जाएगा। ये पहला अगर साल है आपका तो स्टार्टिंग में जा रहा है, यानी 0 पॉइंट पे आपका जा रहा है रेंट। मैं नीचे आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। फिर 1 से 4 साल तक का आएगा, और फिर पेनल्टी आएगी 5वें साल के एंड में, ठीक है। सो पहला रेंट देखो, पहला रेंट जो है वो है 1,02,000 का, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला? एनुअल रेंट फॉर द सब्सिक्वेंट 4 ईयर इज 1,02,500। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला? चलो 5 साल के बाद के लीज रेंट की हमको कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब इस वाले पार्ट में। अब रेंट एग्रीमेंट को हमको 5 साल बाद टर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट है 10 साल का, ऊपर जैसे लिखा हुआ है।
5 साल बाद टर्मिनेट करने के आपको पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी? 5वें साल में अगर आप पे करोगे सो पेनल्टी कितनी आएगी? टोटल पेनल्टी है सर 1 लाख की, लेस कितना होएगा? 10,000। टोटल पेनल्टी है 1 लाख की और लेस कितना होएगा? 10,000 1 साल इस्तेमाल करने के। आपने 5 साल तक इस्तेमाल किया, एग्रीमेंट रहा, यानी 50,000 माइनस हो गया, यानी बैलेंस कितना आया यहाँ पे? 50,000 का आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 5वें साल में, जिसका एनुअल फैक्टर है 0.567। लेकिन अब दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 5। आपने जो पहला एग्रीमेंट का लीज का रेंट पे किया है वो है 1,02,000 स्टार्टिंग में, और उसके बाद 1,02,500 और 4 पेमेंट किए, तो 4 पेमेंट 1,02,500 और ईयर ले लो 0 1 2 3 4 और 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेमेंट जो कर रहे हैं हम लीज रेंट का, वो बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है, साल की शुरुआत में हो रहा है। यानी कि ये जो पेमेंट किया ये इस साल का था, ठीक है, तो जो आखिरी पेमेंट किया ये आखिरी साल का था, ये मान रहे हो? तो अब इन कैश फ्लोज को अगर डिस्काउंटिंग करना है तो इन कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करने के लिए इसको तो मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 0 के टाइम पे फैक्टर होता है 1। लेकिन अगले जो 4 कैश फ्लोज है ये 1 2 3 4 ईयर के एंड में हो रहे हैं, तो मैंने सिर्फ 4 साल का एन्युटी फैक्टर लेना है, क्योंकि 4 ही आपके साल बचे हुए, 1 2 3 4। अगर 2 3 4 5 होता तो 2 3 4 5 के फैक्टर की टोटल लेता। अभी मैं पहले 4 साल के फैक्टर की टोटल लूंगा, 1 डिवाइड बाय 1.12 एम प्लस में मेमोरी क्लियर। पहला साल हमको चाहिए एम प्लस, दूसरा चाहिए एम प्लस, अरे हो नहीं रहा है। पहला साल हमको चाहिए तो एम प्लस, दूसरा चाहिए तो एम प्लस, तीसरा चाहिए तो एम प्लस। अरे यार ये दब नहीं रहा है। 1 डिवाइड बाई 1.12, पहला चाहिए एम प्लस, दूसरा चाहिए एम प्लस, तीसरा चाहिए एम प्लस, चौथा चाहिए एम प्लस, और रिकॉल करोगे तो आएगा 3.037। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3.037, 4 साल के फैक्टर की टोटल। $311,292 और माइनस क्या, नहीं माइनस नहीं, 50,000 की पेनल्टी भी पे करनी है, सो दैट्स 28,350। $1,02,500, सॉरी 1,02,000 प्लस 311,292 प्लस 28,350, दैट्स 441,644। सो तीनों ऑप्शन आपने ले लिए। अब तीनों ऑप्शन की टोटल देखो, अगर आप XYZ लेते हैं तो 499 में काम हो जाएगा, मशीन ABC लेते हैं तो 452 देने पड़ेंगे, लेकिन मशीन ABC को रेंट पे लेते हैं 5 साल के लिए तो 441 में काम होता है। यानी इस वाले केस में जहाँ पे आप सिर्फ 5 साल तक इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हो, लीज रेंट प्रिफरेबल है। खत्म। कंपनी शुड प्रिफर रेंटिंग द मशीन ABC एज द कॉस्ट इज लोवेस्ट इन दैट ऑप्शन। अब इसके आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं।
499 दिख रहा है, 499, नीचे में आपको दिखेगा 452 और इधर में 441। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इस तरह से हमने हमारे सारे आंसर्स कंप्लीट कर लिए। स्लाइड्स मिलेगी आपको, उसके साथ साथ आप आंसर लिख लेना एक बार देख के, नहीं तो पॉज करके तो कभी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 टोटली होमवर्क आपके काम का, इजी क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार में। किसी तो कंपनी को लाते मशीन खरीदनी है, 220 करोड़ की आएगी, तो 0 पॉइंट पे जाएगा सर आपका 220 करोड़। It has estimated that after the life of 10 years the salvage value of that machine will be 20 करोड़। सो 3 हिस्सों में पूरे कैश फ्लोज को अगर आप बांटो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना 220 गया और 20 करोड़ सैल्वेज वैल्यू में आ जाएगा। ऑपरेशन में देखो, रौनक लिमिटेड एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 30 करोड़ एवरी ईयर। सो ये जो ऑपरेशनल कैश फ्लोज है उसमें से 30 करोड़ का पीबीटी होएगा। ठीक है, इट पेज अ टैक्स ऑफ, अब इसमें से आप टैक्स माइनस कर दो 35% एंड चार्जेस डेप्रिशिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इन्होंने ध्यान से रखना, ध्यान देना आप यहाँ पे, तो यहाँ आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसमें आप ऐड करोगे डेप्रिशिएशन, तो आपका आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो 30 करोड़ है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस हो चुका है, दोबारा माइनस मत करना, सिर्फ ऐड करना बाकी है। यानी एक बार हम माइनस करते हैं फिर टैक्स कैलकुलेट करके ऐड करते हैं, तो माइनस करने वाली स्टेप इंस्टीट्यूट कर चुका है, उसी के बाद 30 करोड़ आ रहा है। आ रही बात समझ में? और फिर आपने डेप्रिशिएशन आखिरी में ऐड करना है कैश फ्लोज निकालने के लिए, और फिर बताना है कि क्या रौनक लिमिटेड ने ये लाथे मशीन खरीदनी चाहिए। एनपीवी पॉजिटिव आया तो खरीदो, निगेटिव आया तो मत खरीदो। So with this we end our entire chapter of investment decisions. I hope you understood the concept। आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, हमने बार बार कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट से उन्हीं को ही रिवाइज किया है, जैसे कि पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह। और उसके बाद में हमने देखा इक्वलाइज्ड एनुअल क्राइटेरिया क्या होता है। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि इक्वलाइज एनुअल क्राइटेरिया के बाद में हमने क्या देखा, रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन देखा। कई सारे क्वेश्चन, जो आखिरी के क्वेश्चन थे काफ़ी टफ थे, स्टार्टिंग तो काफ़ी इजी होती है हर चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं सर, आपके लिए आएगा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। So stay connected and stay excited. We are going to learn lot of things about the capital budgeting. So ये जो हमने चैप्टर देखा इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में कुछ और चीज़ें देखेंगे, लेकिन इसी तरह से कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू आएंगी। एक तरह से ये दोनों चैप्टर सेम है। सीए फाइनल एसएफएम में ये रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, लेकिन जब न्यू सिलेबस आया तो एसएफएम से निकाल के उन्होंने डाल दिया इंटर लेवल पे। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए और एसएफएम को और अलग बना दिया। सो न्यू सिलेबस में ये एसएफएम का जो पार्ट है रिस्क एनालिसिस, ये हम देखेंगे अब इंटर वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाले चैप्टर में। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। वी आर गोइंग टू मीट सून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।